हेलो। तो आज हम पढ़ेंगे डॉट नेट के अंदर मेथड ओवरलोडिंग क्या है, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं। और ये CS 305 सब्जेक्ट के अंडर आता है। तो देखते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग क्या है और इनहेरिटेंस। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या है कि जब दो या दो से अधिक जो मेथड हैं वो उनका नाम सेम है और बट उनका जो टास्क है, उनका जो अंदर जो बॉडी है, जो उनका टास्क है वो अलग अलग है। मतलब जो परफॉर्म वो डिफरेंट पार्ट कर रहे हैं बट उनका नेम सेम है। तो ऐसा ये कंसेप्ट होता है मेथड ओवरलोडिंग का। तो एक्चुअली जो उसका किसी जो मेथड्स होते हैं उनका एक सिग्नेचर होता है कि उस मेथड का नाम क्या है, उसके अंदर कैसे कैसे जो पैरामीटर हैं और किस टाइप के पैरामीटर हैं और कितने पैरामीटर हैं। तो अगर अगर एक फंक्शन है तो उसका फंक्शन का नाम हो गया, उसके अंदर पैरामीटर की आपने इंट ए और बी है मान लो दो, तो एक इंटीजर टाइप हो सकता है, एक दोनों इंटीजर टाइप के हो सकते हैं, एक फ्लोट हो सकता है, एक डबल हो सकता है, एक इंट हो सकता है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, प्लस नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। बट उनका जो नाम है फंक्शंस का वो सेम होना चाहिए। तो ऐसे कंसेप्ट को अपन बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो सिग्नेचर होता है फंक्शन का, उसमें इसका जो रिटर्न टाइप है उसको काउंट नहीं करते। मतलब कि आप रिटर्न टाइप डिफरेंशिएट करके आप ये नहीं बोल सकते कि ये मेथड ओवरलोडिंग है, वो एरर देगा। कि जैसे मान लो दो फंक्शन बनाए आपने सेम नाम के, उनके अंदर सेम पैरामीटर हैं और सेम टाइप के पैरामीटर हैं और सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं। मान लो दो आपने पैरामीटर दिए, दोनों इंटीजर टाइप के हैं और नीचे वाले फंक्शन में भी दोनों इंटीजर टाइप के हैं, बट उनका रिटर्न टाइप अलग अलग रखा, एक का इंट रख दिया, एक का फ्लोट रख दिया। तो ये मेथड ओवरलोडिंग के कंसेप्ट को नहीं फुलफिल करता है। यहाँ पे आपके एरर आ जाएगी। मेथड ओवरलोडिंग में क्या है, फंक्शन का नाम सेम है और उसके अंदर के जो पैरामीटर हैं वो डिफरेंशिएट होने चाहिए कि या तो बाई नंबर ऑफ पैरामीटर्स या उन पैरामीटर्स का टाइप क्या है। तो मेथड ओवरलोडिंग से क्या आपको मिल रहा है कि सेम नाम के आप फंक्शन बना सकते हो, एक क्लास में बना सकते हो, डिफरेंट क्लास में बना सकते हो और उनको यूज़ कर सकते हो। आपको डिफरेंशिएट किस बेसिस पे होगा, उसका सिग्नेचर, मतलब उसके पैरामीटर्स क्या हैं, उसके पैरामीटर का टाइप क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल में कि दो यहाँ पे फंक्शन बनाए हैं स्क्वायर रूट करके, पब्लिक है और इसके अंदर एक पैरामीटर है। डॉट नेट में आपको अगर आइडिया होगा कि फंक्शन के अंदर बाई वैल बाई रेफ ऐसे करके लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो पैरामीटर पास हो रहा है इसकी वैल्यू आप कंसिडर की जाएगी इसमें, और सेम ऐसे अगर बाई रेफ लिखते हैं तो उसका रेफरेंस कंसिडर किया जाता है। तो ये फंक्शन का नाम हो गया स्क्वायर रूट, ये उसके अंदर के पैरामीटर हो गए। एक पैरामीटर दे रखा है यहाँ पे और किस टाइप का है, वो लॉन्ग टाइप का है। बाई वैल का मतलब क्या है, उसकी वैल्यू कंसिडर होगी। और एज डबल का यहाँ पे क्या मतलब है कि ये फंक्शन का रिटर्न टाइप है, कि ये फंक्शन एक डबल वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो इसको डबल दे दिया। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवरलोडिंग कैसे हो रहा है, मेथड ओवरलोडिंग की। देखो स्क्वायर रूट और ये भी नीचे वाला फंक्शन भी क्या है, स्क्वायर रूट, दोनों का नाम सेम है। बट अलग क्या है यहाँ पे, पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर भी सेम है, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है, बट इसमें डबल, ऊपर वाले में लॉन्ग टाइप का है, नीचे वाले में डबल टाइप का है और इसका रिटर्न टाइप भी डबल है। तो ये मेथड ओवरलोडिंग हो रही है कि के बाई इनका जो पैरामीटर है वो अलग अलग टाइप का इसमें पास हो रहा है। तो अब आप ये पूछेंगे कि सर फिर जब ये मेथड का नाम सेम है तो कॉलिंग के टाइम पे कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा। तो वो डिसाइड होता है कि आप उसमें जो पैरामीटर है वो किस वाले फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करता है। आप देख सकते हैं कि हमने आगे अभी दो फंक्शन बनाए थे, एक स्क्वायर रूट नाम के, दोनों स्क्वायर रूट नाम के हैं, और एक के अंदर जो पैरामीटर है, दोनों में सिंगल सिंगल पैरामीटर है और एक में लॉन्ग टाइप का पैरामीटर है, दूसरे में डबल टाइप का पैरामीटर है। तो आप इस केस में जब देखिए, अब जब कॉल कर रहे हैं, कॉल ऐसे करेंगे डिम रिजल्ट एज डबल, डबल ऐसे, इसको एक वेरिएबल लेना क्यों पड़ा रिजल्ट, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है जो वो क्या एक डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है दोनों फंक्शन, तो उसको डबल में स्टोर करेंगे अपन एक, तो रिजल्ट एक अपन एक वेरिएबल ले लिया डबल टाइप का। ठीक है, अब कॉलिंग के टाइम पे देखिए, आप स्क्वायर रूट और अंदर पैरामीटर पास किया 10,
तो स्क्वायर रूट आप फंक्शन आप कॉल कर रहे हो तो अंदर पैरामीटर, तो अब 2 स्क्वायर रूट हैं तो कौन सा वाला कॉल होगा, तो अंदर जो 10 पास कर रहे हैं उसके बेसिस पे डिसाइड हो रहा है। तो अंदर 10 कंपाइलर क्या देखेगा कि आप जो भी कि 10 अगर पास किया आपने तो 10 जो है किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। अगर 10 वैसे इंटीजर होता है, बट जो इसका जो इस केस में जो नियरेस्ट वर्जन है 10 का लॉन्ग इंट का, वो क्या है लॉन्ग, तो लॉन्ग वाला फंक्शन आप उसमें ये वाला कॉल हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक इंट और रहता, अगर आप सोचते हैं कि यहाँ पे 3 में बना देता पब्लिक फंक्शन स्क्वायर रूट बाई वैल्यू एज इंट कर देता मैं उसको, तो इंट लॉन्ग और डबल 3 अगर यहाँ पे फंक्शन होते तो ऑब्वियसली वो इंट वाला कॉल करता, क्योंकि 10 एक इंटीजर नंबर है। बट वो इसकी एक कंपेटिबिलिटी भी देखता है कि क्या इससे मिलता जुलता कोई है जिसको वो कॉल कर सकता है, तो यहाँ पे वो लॉन्ग हो गया। ऐसा नहीं है कि आप इंटीजर वैल्यू कॉल कर रहे हो और यहाँ पे जो आपके फंक्शन है या तो स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, कुछ ऐसे ऐसे उसमें पैरामीटर हैं, तो वो उस टाइम पे एरर आ जाएगी। एरर क्या मतलब, हाँ बेसिकली आप कॉल नहीं कर पाओगे तो एरर आ जाएगा कि इस तरह का कोई फंक्शन उसको क्लास में नहीं मिला है। तो कॉलिंग के टाइम पे जब अभी ने देखा है, जो 10 है तो 10 के टाइम पे उसने कॉल किया कौन सा, लॉन्ग वाला, और सेम जब नीचे वाला है उसमें ये डबल वाला कर रहा है 10.1। तो ये जो लास्ट अभी जो मैंने बोला कि ये क्लोजेस्ट वर्जन चेक करता है कि क्लोजेस्ट मैच कौन सा है, तो इसमें आप देखिए इंट का जो है वो लॉन्ग हो गया, तो इसलिए वो कॉल कर दिया इसने। तो ये आपको मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट आया होगा समझ में कि वो मेथड ओवरराइडिंग में इनका फंक्शन का जो नाम तो सेम है और अंदर जो पैरामीटर है उसके बेसिस पे डिफरेंशिएट हो रहा है कि पैरामीटर का टाइप क्या है और पैरामीटर के नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या है। पैरामीटर का टाइप मतलब इंट है, डबल है, फ्लोट है, लॉन्ग है, तो इन दोनों में अलग अलग टाइप के पैरामीटर थे, एक लॉन्ग था एक डबल था, इसलिए मेथड ओवरलोडिंग हो गया। इनके जो रिटर्न टाइप है उसके बेसिस पे आप मेथड ओवरलोडिंग को डिसाइड नहीं करते। रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकता है, सेम हो सकता है, डिफरेंशिएट हो सकता है, तो उसके बेसिस पे आप मेथड ओवरलोडिंग को कंसेप्ट को डिफाइन नहीं करते। ठीक है, तो आप ये अभी बोला कि जो डॉटनेट में है उसमें हमेशा जो क्लोजेस्ट जो वो है उसका मैच उसको उस वाले फंक्शन को वो कॉल करने की ट्राई करता है। अगर उसको सूटेबल फंक्शन नहीं मिलता है तो एक एरर आ जाती है। तो अभी बताया कि आप इंट पास कर रहे हो और इंट लॉन्ग ऐसा कुछ करके कोई फंक्शन ही नहीं है जिसमें इंट और लॉन्ग पैरामीटर हो। आपके फंक्शन में कैरेक्टर, स्ट्रिंग और ऐसे पैरामीटर पास हो रहा है, तो उस केस में एरर आ जाएगा। फिर द नेम ऑफ द मेथड टुगेदर विद द नंबर एंड टाइप इट्स ऑलवेज सिग्नेचर ऑफ द मेथड। तो सिग्नेचर ऑफ द मेथड बताया कि नेम ऑफ द मेथड मतलब फंक्शन का नाम और उसके अंदर जो पैरामीटर के टाइप एंड नंबर्स वो बता दिए सिग्नेचर में। और सिग्नेचर में क्या काउंट नहीं होता है, उसका रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप काउंट नहीं होता सिग्नेचर में। रिटर्न टाइप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सेम हो या अलग अलग हो। तो आप ये कुछ एग्जांपल दे रखें कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आप देखिए, तो सेम क्लास के अंदर अगर आप ये पैरामीटर फंक्शन बना रहे हैं तो वो ओवरलोडिंग कब होगा, तब एटलीस्ट उनके सिग्नेचर में कुछ तो डिफरेंट हो। नेम तो आप सेम रखना ही है, तो सिग्नेचर में बाकी क्या बचा आपका, उनके पैरामीटर्स का टाइप और नंबर। तो अगर आप देखिए अब इस वाले जो है दोनों में ऐड है, दोनों फंक्शन का नाम ऐड है। अब दोनों में जो है इंटीजर टाइप के दो पैरामीटर पास हो रहे हैं। ऊपर वाले में भी 2 पैरामीटर इंटीजर टाइप के, नीचे वाले में भी 2 पैरामीटर इंटीजर टाइप के। तो अब इसमें कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो इस केस में एरर आ जाएगा। तो इस केस में आप क्या देख रहे हैं कि सेम पैरामीटर है और सेम टाइप के पैरामीटर हैं, तो इस केस में एरर आ जाएगा। नीचे वाले में देखिए, तो अब नीचे वाले में देखिए दोनों ऐड नाम के फंक्शन है, ठीक है, अच्छी बात है। उसके अलावा इंटीजर ऊपर वाले में 2 पैरामीटर हैं इंटीजर टाइप के और नीचे वाले में है 3 पैरामीटर इंटीजर टाइप के, तो इसका सिग्नेचर अलग अलग हो गया। तो ये रन करेगा, इसमें कोई एरर नहीं है। और फिर नीचे वाले में देखिए ऐड में 2 फंक्शन बना रखे हैं ऐड नाम के, ऊपर वाले में एक इंटीजर और दोनों इंटीजर टाइप के, नीचे वाले में लॉन्ग टाइप के। तो कुल मिला के उनका जो सिग्नेचर है वो अलग अलग हो चुका है बाई उनके टाइप ऑफ पैरामीटर्स। तो ये मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट होता है। तो आपको होप ये समझ में आया होगा कि मेथड ओवरराइडिंग क्या है, कि 22 जो फंक्शन जो हैं 2 या 2 से अधिक कितने भी फंक्शन हो सकते हैं,
उनको आपका सेम नेम देना है। आपको फंक्शन में रिक्वायरमेंट ऐसी है, प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट ऐसा है कि आपको उनका सेम नाम रखना है। तो आप उनको सेम नाम का डिक्लेयर डिफाइन कीजिए, बट उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करना पड़ेगा, करना पड़ेगा उनके पैरामीटर्स के द्वारा, कि उनका या तो टाइप चेंज करो या नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज करो। इसके बाद आते हैं अपन इनहेरिटेंस पे। तो इनहेरिटेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इनहेरिटेंस बेसिकली आपके जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का रीयूजेबिलिटी के फीचर पे है, कि इससे आपके जो प्रोग्राम है उसकी रीयूजेबिलिटी बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? रीयूजेबिलिटी का क्या मतलब है? कोई भी ऑलरेडी जो एग्जिस्टेड थिंग है, कोड है, क्लास है, कुछ भी है, आप उसको अपने प्रोजेक्ट में, अपने प्रोग्राम में आप यूज़ कर पाओ, वो रीयूजेबिलिटी है। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर चीज़ आपको स्क्रैच से यूज़ करनी पड़े। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेन कंसेप्ट यही था कि कोई भी अगर आपको किसी ने एक फ़ीचर बना रखा है, वो फीचर आपको अपने प्रोजेक्ट में चाहिए, तो इसके दो तरीके हैं। या तो उस फीचर को आप दोबारा पूरा इम्प्लीमेंट करो, या उस फीचर को अपने प्रोग्राम में एज ए प्लग इन कर लो, ऐड कर लो। तो जो प्लग इन बोल रहे हैं अपन, वो वही वाला होगा कि आप किसी चीज़ को आप इनहेरिट कर पा रहे हो। तो सेम अगर मैं क्लास के रेफरेंस में बात करूं कि अगर दो क्लास हैं, एक आप एक अपनी क्लास बना रहे हैं, एक ऑलरेडी एग्जिस्टेड क्लास है जो रन हो रही है, उसका टेस्ट हो चुका है, सब कुछ परफेक्टली रन कर रही है, परफेक्टली उसका कोड रन हो रहा है। तो और आपको लगता है कि उस क्लास के अंदर जो भी मेंबर्स हैं, उसके फंक्शंस हैं और उसके डेटा मेंबर्स हैं जो भी हैं, वो जो है एज इट इज़ मेरे को अपने प्रोजेक्ट में, अपने प्रोग्राम में चाहिए, अपनी क्लास में चाहिए, तो मैं उसको एज ए इनहेरिट कर सकता हूँ। इनहेरिट आपको केवल उस क्लास को अपने प्रोग्राम में ऐड करना है, लेके आना है, और उसको अपनी क्लास के आगे बस इनहेरिट और उस क्लास का नाम लिख देना है। तो ये क्या हो गया कि आपको एक उस जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टेड क्लास थी उस पर भरोसा इसलिए क्योंकि ऑलरेडी वो टेस्टेड है और रन हो रही है, तो उसमें एरर आने के चांसेस बहुत कम है या नहीं के बराबर है। तो इससे क्या हो गया? रीयूज़ हो गया कोड का। आपको वो जो कंसेप्ट था, जो फीचर था, वो नहीं लिखना पड़ा, वो आप उसका क्या कर लिया, आपने ऑलरेडी जो एग्जिस्टेड कोड था वो यूज़ कर लिया। तो इनहेरिटेंस का मतलब यही है कि आप जो एक क्लास है वो किसी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़, मेथड्स, उनके डेटा मेंबर्स को इनहेरिट कर रही है। इनहेरिट का मतलब यूज़ कर पा रही है अपने अंदर, उसने इनहेरिट कर लिया। तो तो इसमें दो आपके कंसेप्ट होंगे, एक क्लास होगी बेस क्लास, एक क्लास होगी ड्राइव क्लास। जो ऑलरेडी अभी मैंने बोला जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड क्लास है, ओल्ड क्लास है, जो ऑलरेडी रन हो रही है, उसको आपको अपनी क्लास में यूज़ करना है। तो जो ओल्ड क्लास है उसको अपन बोलेंगे बेस क्लास, और जो न्यू क्लास है उसको बोलेंगे अपन डिराइव क्लास। ऐसे मतलब मान लो एक आपका ये क्लास हो गई, इसको मैंने बेस क्लास बोल दिया, तो इस क्लास को आप अपनी क्लास में, मान लो उसका नाम जो भी डिराइव क्लास है, तो इस क्लास के जो भी फीचर है आप अपनी क्लास में यूज़ कर पा रहे हो, ये इनहेरिटेंस हो गया। तो ये ओल्ड क्लास हो गई, ऑलरेडी रन हो रही है, ऑलरेडी टेस्टेड है, और ये आपकी न्यू क्लास होगी, इसमें आप इसके फीचर आप यूज़ कर सकते हो। वो फीचर कैसे यूज़ करना है, किस स्कोप पे यूज़ करना है, वो आप डिसाइड कर सकते हो बाई एक्सेस मॉडिफायर। अगर ओवरराइडिंग है, कितना आप ओवरराइड कर रहे हो, वो डिसाइड करता है कि आप प्रोग्रामिंग कैसे करो, आपकी रिक्वायरमेंट कैसे है। बट बाय इनहेरिटेंस आप उसके फीचर को यूज़ कर सकते हो। तो यही होगा कि द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग ए न्यू क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो ओल्ड क्लास को बेस क्लास बोलेंगे और न्यू क्लास को बोलेंगे डिराइव क्लास। तो जो डिराइव क्लास है वो सारी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसको डिराइव कर रही है, किससे? बेस क्लास से इनहेरिट कर रही है। तो आप देख सकते हैं बेस क्लास और डिराइव क्लास, तो ये कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर लगा दोगे आप, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड और प्रोटेक्टेड फ्रेंड, जो भी आपके .NET में एक्सेस स्पेसिफायर है। फिर क्लास कीवर्ड हो गया, फिर आगे आप दोगे बेस क्लास का नाम, ये हो गया। फिर डिराइव क्लास, उस क्लास डिराइव क्लास का नाम, और ये एक कीवर्ड लगाना पड़ता है इनहेरिट्स। तो इनहेरिट्स का क्या मतलब, ये क्या बताएगा कि ये जो डिराइव क्लास है ये इस बेस क्लास को इनहेरिट कर रही है। तो समझ गए? तो एक बेस क्लास होगी, एक डिराइव क्लास होगी। डिराइव क्लास बेस क्लास को इनहेरिट करेगी बाई यूजिंग कीवर्ड ऑफ इनहेरिट। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं कि एक शेप क्लास है, शेप क्लास के अंदर अपने कुछ मेथड्स हैं, कुछ इसके फील्ड्स हैं। तो सेट विड्थ और सेट हाइट इसके मेथड हो गए, विड्थ और हाइट उसके फील्ड हो गए। अब
देखिए दूसरी क्लास रेक्टेंगल क्लास है, तो रेक्टेंगल क्लास इस शेप क्लास को इनहेरिट कर रही है, इस शेप क्लास को इनहेरिट कर रही है। तो रेक्टेंगल क्लास के अंदर कोई ऐसे सेट विड्थ हाइट ऐसे करके कोई फंक्शन नहीं है, केवल क्या है गेट एरिया। लेकिन उसके बावजूद रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बना के अपन सेट विड्थ सेट हाइट कॉल कर रहे हैं। वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि रेक्टेंगल क्लास शेप क्लास को इनहेरिट करती है और शेप क्लास के अंदर सेट विड्थ और सेट हाइट है, और इन दोनों को पब्लिक दे रखा है। तो इस बाई इनहेरिटेंस कंसेप्ट आप बिना सेट विड्थ और सेट हाइट अपने क्लास में लिखे हुए उस क्लास के ऑब्जेक्ट से आप उनको यूज़ कर पा रहे हैं। तो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट हो, अगर इनहेरिट नहीं करते तो आप उसको नहीं लिख सकते थे इसके ऑब्जेक्ट से। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, सेट विड्थ सेट हाइट को वापस आप अपने क्लास के अंदर डिक्लेयर करें, डिफाइन करें, उनकी बॉडी दें, फिर यूज़ करें। इससे बचने के लिए तो आप देखें कि आपको रीयूज़ मिल गया, आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इन फंक्शंस को आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस क्लास के ऑब्जेक्ट से आपने इस क्लास के फंक्शन को यूज़ कर लिया। ये क्यों हो गया? इनहेरिटेंस की वजह से। अब ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो इनहेरिटेंस के दौरान यूज़ होते हैं, उनको देख लेते हैं। तो इनहेरिट्स अभी आपको पता ही चला, इनहेरिट्स क्या है, जब एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट कर रही है तो वहाँ पे आपको इनहेरिट्स देना पड़ता है। इसका क्या मतलब हो गया कि ये ड्राइव क्लास हो गई रेक्टेंगल, और शेप क्या हो गई, बेस क्लास हो गई। तो वहाँ पे इनहेरिट्स कीवर्ड होता है। नॉट इनहेरिटेबल का मतलब क्या है कि अगर एक कोई क्लास आप बना रहे हो और आप चाहते हो कि आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि कोई मेरी क्लास को यूज़ ना करे, इस क्लास को इनहेरिट ना करे, तो आप उस केस में उस क्लास का क्या लिख दोगे, नॉट इनहेरिटेबल। तो वो क्लास फिर उस क्लास को कोई दूसरी क्लास इनहेरिट नहीं कर पाएगी। तो नॉट इनहेरिटेबल कीवर्ड क्या कर रहा है, उस जिस क्लास के आगे लग जाएगा वो क्लास दूसरी क्लास के इनहेरिट नहीं होगी। मस्ट इनहेरिट का मतलब है कंपलसरी, कि वो जो क्लास है जिसके आगे मैं मस्ट इनहेरिट लिख रहा हूँ, उस क्लास को कोई दूसरी क्लास उसको इनहेरिट करनी ही चाहिए। अभी अपन आगे एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास पढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास में इन मस्ट इनहेरिट का यूज़ करते हैं, मस्ट इनहेरिट कीवर्ड का। उसका क्या मतलब है, वो जो बेस क्लास है वो कंपलसरी है कि किसी डिराइव क्लास के द्वारा इनहेरिट हो ही हो। इसके बाद ये तो तीनों ये जो हो गए ये क्लास लेवल हो गए। अब इसके बाद ये प्रोसीजर लेवल है, मेथड लेवल, कि ओवरराइडेबल का मतलब कोई प्रोसीजर है, कोई मेथड है जिसको आप ओवरराइड कर सकते हो। जरूरी नहीं है करो ही करो, कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, तो वो उसके आगे क्या लगा दिया, ओवरराइडेबल। नॉट ओवरराइडेबल का क्या मतलब है, सेम, कि उस प्रोसीजर को आप ओवरराइड नहीं कर सकते। तो जब आप चाहते हो कि किसी इस फंक्शन को, इस प्रोसीजर को कोई ओवरराइड ना करे अपनी क्लास में, तो उसके आगे आप नॉट ओवरराइडेबल कीवर्ड लगा दे। मस्ट ओवरराइड का वही मतलब हो गया कि इसको ओवरराइड करना ही चाहिए। तो वही सेम इसका एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास में होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास में कुछ आपके जो मेथड्स होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, अधूरे हैं, उनकी कोई डेफिनेशन नहीं दी, केवल डिक्लेयर कर दिया, उनकी कोई बॉडी वगैरह नहीं है। तो उस केस में क्या है, आप लिखते हो कि मस्ट ओवरराइड, कि जो भी क्लास इसकी जो क्लास है बेस क्लास उसको इनहेरिट करेगी, उस दौरान इस फंक्शन को भी ओवरराइड करना कंपलसरी है। ओवरराइड्स का क्या मतलब हो गया कि एक कोई प्रोसीजर है किसी दूसरे प्रोसीजर को ओवरराइड कर रहा है, तो उसके आगे ओवरराइड्स लगा देंगे। फिर अभी एक मेन आता है माई बेस। तो कई बार क्या होता है कि आप ओवरराइड कर रहे हो फंक्शन को, बट आपको बेस क्लास वाला फंक्शन कॉल करना है, कुछ ऐसा करना है, तो आप डायरेक्ट उसके लिए कोई सीधे लगा सकते हो माई बेस डॉट। तो आपका जो बेस क्लास वाला है वो वाला फंक्शन कॉल होगा या वो वाला फील्ड कॉल होगा, जो भी आप चाहते हो। तो माई बेस का क्या मतलब है, अगर आप अपने जो है बेस क्लास वाले क्लास के अंदर जो भी फील्ड है और जो भी मेथड्स हैं उनको यूज़ करना चाहते हो, तो माई बेस डॉट करके आप उसको कॉल करेंगे तो कॉल हो जाएगा। और माई क्लास के, और फिर एक अगला आता है माई क्लास। माई क्लास का क्या मतलब है, अगर उसी क्लास का यूज़ करना है, जिस क्लास में आप अभी करंटली हो उस क्लास के ही मेथड्स या फिर उसके फील्ड्स को यूज़ करना है, मेंबर्स को यूज़ करना है, तो आप माई क्लास डॉट कर सकते हो। तो होप ये मेथड ओवरलोडिंग और इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।